दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ पशु ऊतक और उससे संबंधित उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ऊतक जिसे हम कोशिकाओं का समूह कहते हैं और वे किसी विभिन्न कार्य को संपादित करने के लिए बने होते हैं। एक समान कोशिका के समूह को ही ऊतक कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जिसकी संरचना एक समान हो या वह किसी विशेष कार्य के संपादित के लिए ही बने हुए हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। पशु शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है, जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ये ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनके अपने विशिष्ट आकार, संरचना और कार्य होते हैं। प्रत्येक ऊतक शरीर के समान कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे श्वसन, पाचन, प्रजनन, गति और तंत्रिका संचरण। तो आइए इस प्रस्तुति में हम पशु ऊतकों के विभिन्न प्रकारों का पता लगाएंगे और उनके विशिष्ट कार्यों को समझेंगे। इस बात से अब तो ये सभी लोग अवगत हो गए होंगे कि ऊतक जो है कोशिकाओं से जो बने होते हैं वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अपने आप में विशिष्ट होती है, उनका आकार विशिष्ट होता है, संरचना विशिष्ट होते हैं और कार्य भी विशिष्ट होते हैं। अतः हमारे जीव शरीर के लिए ऊतक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब देखिए ये हमारी कोशिका है। कोशिका का संरचना कमोबेश ऐसा ही होता है। यह जो आपको बीच में दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। इसी तरीके से ये उतराते हैं। एक कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, जिसका अध्ययन जीव विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। एक सूक्ष्म संरचना होती है जो सभी जीवों के निर्माण खंड के रूप में कार्य करती है। कोशिका में विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल के रूप में जाना जाता है, जो कोशिका के सामान्य कार्य को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। जैसे इनमें केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी तंत्र है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। ये सभी कोशिका के संरचना के लिए अपनी विशिष्ट सेवा देते हैं। और जैसे केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यही वो सेंटर है जहाँ से पूरे कोशिका को नियंत्रित किया जाता है। इसमें जेनेटिक जानकारी छुपी होती है, जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं, वो इसी में छुपी रहती है। दूसरा है कोशिका द्रव्य। केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच की जो बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, जिसमें सभी कोशिकांग उतरते रहते हैं, वही हमारा कोशिका द्रव्य कहलाता है। वो तरल पदार्थ होते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ये सेलुलर श्वसन के लिए बहुत ही जिम्मेवार घटक होते हैं। और गोल्जी तंत्र हमारा यह प्रोटीन का संसाधन, पैकेजिंग और परिवहन करता है। इस प्रकार से कोशिका का संरचना और कार्य अपने आप में विशेष भूमिका अदा करती है। अब पशु ऊतक के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पशु ऊतक को 4 भाग में बांट दिया गया है। ये पहला ऊतक है उपकला ऊतक, जिसे हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम पेशी ऊतक कहते हैं। और चौथा है हमारा है नर्वस टिश्यू, जिसे हम तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। यह जो पशु शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उसमें सबकी अपनी विशिष्टता होती है। उनके शरीर की समग्र कार्य क्षमता को करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये वही ऊतक है जो कि शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के कार्यों का संपादन करते हैं। जैसे अगर उपकला ऊतक की बात की जाए तो यह शरीर के अंगों की सतहों को स्तरित करता है, यानी अस्तर देने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और अवशोषण प्रदान करता है। उसी तरीके से संयोजी ऊतक यह अन्य ऊतकों का समर्थन करता है, संरचना और समर्थन यह दोनों प्रदान करता है। कनेक्टिव टिश्यू नाम यह कनेक्टिव जो है संयोजी यानी कि जोड़ने का काम यह करता है। तीसरा हमारा पेशी ऊतक है, जो कि गति के लिए जिम्मेदार होता है। हम जितना भी काम करते हैं, आगे बढ़ना, पीछे हटना, हाथ उठाना, पैर हिलाना, ये सभी क्रिया पेशी ऊतक के कारण ही तो संभव हो पाते हैं। डायफ्राम का संकुचन, पेट ऊपर नीचे होना, ये सब जहाँ कहीं भी ये बिना मसल्स के तो कुछ हो नहीं सकते हैं, और उसमें वही पेशी ऊतक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे अंतिम हमारा तंत्रिका ऊतक है। यह सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ये वही ऊतक होते हैं जो
कहीं भी शरीर में चोट-फोट या कोई सूचना पहुँचाना है तो उसके लिए यही तंत्रिका ऊतक जिम्मेवार होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि पशु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब अगर बात की जाए एपिथेलियल ऊतक का कार्य, ये जिस प्रकार से ये लेयर पर लेयर बने हुए हैं, इसी तरीके से ये हमारा एपिथेलियम ऊतक काम करते हैं। ये उपकला ऊतक शरीर के अंगों की सतहों, गुहाओं और नलिकाओं की अस्तरित परतों के रूप में पाया जाता है। इसमें कोशिकाओं की घनीभूत परतें होती है जो एक साथ कसकर पैक होती है, बंद होते हैं बहुत कम अंतरकोश के स्थान के साथ। इस एपिथेलियल ऊतक में बहुत कम ही अंतरकोश के स्थान होता है और यह एपिथेलियल ऊतक यानी उपकला ऊतक शरीर को बाहरी वातावरण से अलग करता है, संरक्षण प्रदान करता है। इसका काम पदार्थों का अवशोषण और स्राव करना होता है और सतहों के को चिकनाई देने में भी मदद करता है। तो ये देखिए इनके कितने विभिन्न कार्य हैं। पदार्थों का अवशोषण करना है, स्राव भी करना है, यानी सक्रीशन करना और सतहों की चिकनाई को बनाए रखना इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके साथ ही शरीर की बाहरी वातावरण से वो अलग करना यानी अलगाव जो कैसे जैसे ही किसी ऑर्गन एक दूसरे से अलग है तो वहाँ ये एपिथेलियल ऊतक उस रूप में जिससे जिससे कि बाइफरकेशन होता है कि यह अंग इस अंग से अलग है। इसका काम क्या होता है? मुख्य काम इसका बाहरी नुकसान से शरीर की रक्षा करना होता है। उसी तरह अवशोषण में क्या करता है? ये पदार्थों का अवशोषण करेगा, जैसे छोटी आंत में पोषक तत्व है तो उसका अवशोषण करना। उसी तरह स्राव है, पदार्थों का स्राव, जैसे ग्रंथियों में हार्मोन का सेक्रेशन करना है तो वहाँ एपिथेलियल ऊतक का ही काम होगा। उसी तरह फिल्ट्रेशन, किडनी में अगर रक्त का फिल्ट्रेशन करना है वहाँ भी एपिथेलियल ऊतक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब देखिए जरा संयोजी ऊतक का कार्य। संयोजी, इससे पहले हमने चर्चा किया कि संयोग करने की जो शक्ति होती है वहीं इसी जगह संयोजी ऊतक अपना कार्य दिखाता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से यह मिलकर बना होगा जो एक बाह्य कोश के मैट्रिक्स में फैले होते हैं। बाह्य कोश के मैट्रिक्स में यह फैला होता है जो शरीर में समर्थन, संरचना और संयोजन प्रदान करता है। यह अन्य ऊतकों को जोड़ने और उन्हें एक साथ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को यह ले जाता है और शरीर को यांत्रिक बल और तनाव से बचाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को ले जाता है, शरीर को यांत्रिक बल और तनाव से बचाता है। तो अस्थि शरीर के लिए कंकाल संरचना यह प्रदान करेगा, अंगों की रक्षा करता है और रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ये हमारा अस्थि है जिसे हम बोन के नाम से जानते हैं। यह कंकाल संरचना जो हमारे शरीर के अंदर कंकाल की संरचना होती है वो इसी अस्थि के कारण होता है। रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के चारों ओर ले जाता है और ये अवशिष्ट पदार्थों को निकालता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है। ये रक्त का काम है। इसी तरह उपास्थि जोड़ों में घर्षण को यह कम करता है। उपास्थि का काम जोड़ों में घर्षण कम करना, अंगों के लिए संरचना प्रदान करना है और इसमें सभी में अवशोषण प्रदान करना, यह भी उपास्थि का काम होता है। उसी तरीके से यह जो वसा ऊतक है उसमें ऊर्जा भंडारण करना, अंगों में कुशनिंग का काम करना और इंसुलेशन प्रदान करना, यह वसा ऊतक का काम करना। जैसे ऊर्जा ऊर्जा का भंडार है, हमें ऊर्जा की जब आवश्यकता होगी तो ये टूटेंगे, हमें एनर्जी मिलेगी। तो उसी तरीके से अंगों के कुशनिंग, जैसे हम कुशन लगाते हैं अपने पीठ के पीछे ताकि पीठ की रीढ़ की हड्डी को वो आराम मिले, तो ठीक उसी तरीके से यह अंग को जो है किसी भी अंग को कुशन प्रदान करता है ताकि वह टूटने फूटने से बच सके। और यह इंसुलेशन का भी काम करता है। वसा ऊतक का काम इंसुलेशन प्रदान करना भी होता है। अगर बात करें हम मांसपेशी ऊतक का कार्य, तो मांसपेशी, ये व्यक्ति जो दिख रहा है ये मांसपेशी, इसकी यही मांसपेशी जो दिखता है बॉडी बिल्डर वगैरह के पास या जिम जो जाते हैं वहाँ अक्सर ये इसी तरह की आकृति जो बन जाती है लगातार करने से। ये पेशी ऊतक शरीर में गति के लिए जिम्मेवार है, जो हम मूवमेंट करते हैं उसके लिए जिम्मेवार होता है। इसमें विशेष कोशिकाएं होती है जिन्हें मांसपेशी फाइबर के रूप में जाना जाता है, जिसमें संकुचन और विश्राम की क्षमता होती है। यह संकुचन तनाव का सामना करने और आंदोलन बढ़ाने के लिए शरीर को सक्षम बनाता है। जैसे कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या तनाव का कैसे हम टैकल करें, उसके लिए शरीर को मांसपेशी ऊतक सक्षम बनाता है। 3 प्रकार के ये पेशी ऊतक है, कंकाल ऊतक, चिकनी और हृदय ऊतक। तो कंकाल या पेशी यह ऊतक यह हड्डियों से जुड़ता है, यह हड्डियों से जुड़ेगा और स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। उसी तरह जो चिकनी पेशी है यह अंगों की दीवारों में पाया जाता है और अनैच्छिक आंदोलनों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक आंदोलन जैसे कि हृदय कभी भी जो है हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, तो अनैच्छिक आंदोलन है। उसी तरह किडनी, वहाँ भी इसी तरह की पेशी जो मांसपेशी ऊतक होते हैं वह अनैच्छिक आंदोलन को यह
कार्य करेगा। किडनी जिस मसल से जुड़ा हुआ है, हमारे टाँगों के मसल्स हैं, हाथ के मसल है, हृदय पेशी है। तो यह और जैसे हृदय पेशी है, तो ये हृदय में पाया जाएगा और अनैच्छिक संकोचन को यह भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार से ये मांसपेशी ऊतक के विभिन्न कार्य होते हैं। अब है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के जो कार्य होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखी, ये एक तंत्रिका ऊतक को दिखा रहा है। तंत्रिका ऊतक शरीर के पूरे भाग में संदेशों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेवार है। चाहे पैर में कांटा चुभे या फिर हाथ में कांटा चुभे, कहीं से भी यह न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स जो भी इसको शिकायत आती है, विद्युत आवेगों का संचालन करती है और ग्लियल कोशिका जो न्यूरॉन्स समर्थन करती है, इन्हें संरक्षित करती है। याद ध्यान देंगे, ये अच्छा चीज़ है कि किस कोशिका को न्यूरॉन्स का समर्थन होता है, तो वह ग्लियल कोशिकाएँ हैं। या ग्लियल कोशिकाओं को न्यूरॉन्स का समर्थन होता है और उन्हें यह संरक्षित भी करता है कौन? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक सोच, सीखने, याद रखने और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विशेषता क्या होती है और विवरण क्या होता है? देखिए, न्यूरॉन्स, इसका काम क्या होता है? विद्युत आवेगों का संचालन करते हैं। विद्युत करंट, जब भी ये इन्फॉर्मेशन जाएगा तो करंट के अनुसार ही जाएगा। उसी तरह ग्लियल कोशिकाएं ये न्यूरॉन्स का समर्थन करती है और संरक्षण करते हैं, इसका भी काम वही है। लेकिन यह विद्युत आवेग का संचालन करता है और यह न्यूरॉन्स का समर्थन संरक्षण करते हैं। उसी तरीके से तंत्रिका आवेग जो है, यह शरीर के चारों ओर संदेश भेजते हैं। तंत्रिका आवेग, तो ये देखा हमने कि तंत्रिका ऊतक में तीन महत्वपूर्ण चीजें, न्यूरॉन्स, ग्लियल कोशिकाएं और तंत्रिका आवेग। न्यूरॉन्स विद्युत आवेगों का संचालन किया, ग्लियल कोशिका न्यूरॉन्स का समर्थन और संरक्षण करता है, यानी ये इसका समर्थन किया, और तंत्रिका आवेग जो है शरीर के चारों ओर संदेश भेजने में मदद करेगा। इस प्रकार से इस तंत्रिका ऊतक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सोचने, सीखने, याद रखने और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो धमनी और वेन का कार्य देखें। धमनी, धमनी का तात्पर्य आर्टरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और वेन, वेन मतलब शिरा जो है। अब धमनियों से नसें, रक्त वाहिकाएं होती है जो रक्त के पूरे शरीर में ले जाते हैं। रक्त को पूरा शरीर में यह ले जाने का कार्य करेगी और यह उक्त रक्तचाप का सामना करती है। धमनी, धमनियों में दीवार कैसी होगी? यह मोटी दीवार होती है। धमनियां हृदय से रक्त ले जाते हैं, हृदय से जो पूरे शरीर में रक्त ले जाएगी वो धमनी का काम है। जबकि नसें जो है, जो वेन्स है हमारा, वह हृदय में रक्त लाती है, पूरे शरीर से रक्त इसमें लाती है। धमनियों में मोटी दीवारें होती है, धमनी की दीवार मोटी होती है जो उक्त रक्तचाप का सामना कर सकती है, जबकि नसों में दीवारें पतली होती है। धमनी इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के चारों ओर ले जाती है, यह उक्त रक्तचाप का सामना भी करती है धमनी। उसी तरह नसें, यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, नसें क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाती है, बॉल्वों द्वारा रक्त प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो इसी प्रकार से धमनी और वेन अपने महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देती है। अस्थि और कार्टिलेज का निर्माण। अब देखिए, अस्थि और कार्टिलेज दो दो ऐसे चीज है जिसके शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थि और उपास्थि संजीव ऊतक के ही प्रकार है। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यूज के ही प्रकार होते हैं जो शरीर के लिए संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। अस्थि और उपास्थि मिलकर हमारे शरीर का ढांचा बना रहता है। अस्थि कठोर और मजबूत होती है। अस्थि जो है वह कठोर मजबूत होगी, जो शरीर को समर्थन प्रदान करती है, अंगों की रक्षा करती है और रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। ये देखिए, तीन महत्वपूर्ण कार्य है इसका: शरीर को समर्थन प्रदान करना, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना और उसकी रक्षा करना। ये आपको अस्थि का काम है। जबकि उपास्थि लचीली और यह बिल्कुल लचीली होती है, लचीली होगी उपास्थि। जोड़ों में यह घर्षण को कम करती है और अंगों के लिए यह संरचना भी प्रदान करती है और यह जो है सब में अवशोषण प्रदान करेगा। यह जो है अवशोषण प्रदान भी करता है अस्थि और आपको ये अस्थि जो है और उपास्थि। तो यह देखिए, अस्थि का काम क्या हो गया? यह कठोर और मजबूत है और शरीर को समर्थन प्रदान किया, अंग की रक्षा किया, रक्त कोशिका का उत्पादन। जबकि उपास्थि लचीला होता है तो जोड़ों में घर्षण कम करेगा, जहाँ जोड़ है उसमें घर्षण कम करेगा, अंगों के लिए संरचना प्रदान करता है और सब में अवशोषण प्रदान करता है। अब ये देखिए, जब बात की जाए अस्थि की, तो अस्थि कठोर और मजबूत है, शरीर के लिए समर्थन प्रदान किया और अंगों की रक्षा करता है और रक्त कोशिका को उत्पादन भी इसके अंदर होता है। जबकि उपास्थि में यह लचीली तो है और साथ साथ जोड़ों में घर्षण को यह कम करता है, जोड़ों में यह घर्षण को कम करेगा और साथ ही साथ जो है यह अंगों के लिए संरचना भी प्रदान करने का काम करता और यह भी अवशोषण प्रदान करता है।
अब देखिए ये त्वचा जो हमारे बाहरी सतह होते हैं, त्वचा का काम क्या है? यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। यह बाहरी वातावरण से शरीर को अलग करता है, नुकसान से बचाता है, तापमान को नियंत्रित करता है और संवेदनाओं को प्राप्त करता है। साथ ही विटामिन डी का संश्लेषण भी करता है। त्वचा में 3 मुख्य परतें होती हैं, जैसे एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। यहाँ फिगर देख रहे हैं जो है, तो सबसे जो है ऊपर में एपिडर्मिस, डिडर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस होगा। अब इसका काम क्या था? सुरक्षा, बाहरी नुकसान से शरीर की रक्षा यह करता है। दूसरा तापमान का नियमन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में इसका महत्वपूर्ण काम है। उसके अलावा संवेदना, स्पर्श, दर्द, तापमान और दबाव को महसूस करना, ये त्वचा के महत्वपूर्ण काम होते हैं। और फिर विटामिन डी संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में विटामिन डी का संश्लेषण भी करते हैं। तो आइए इस कड़ी में आप लोगों ने जंतु ऊतक के विभिन्न कार्यों के बारे में जाना। इससे अगले वीडियो में हम लोग और भी जो ऊतक में बातें छूट गई है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।